नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं 20 प्रश्नों के सीरीज में। आज हम लोग हिस्ट्री के 20 टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे और इस 20 क्वेश्चन से लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे। सभी प्रश्नों को बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, अशोक का 11वां शिलालेख का विषय क्या है। तो अशोक ने 11वां शिलालेख में क्या चीज़ का वर्णन किया है, तो इसमें उन्होंने धम्म की व्याख्या किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसकी व्याख्या किया है? धम्म की व्याख्या यह 11वें शिलालेख में किया है। तो एक बार अशोक के जो 14 शिलालेख है उन सभी शिलालेख को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। प्रथम शिलालेख में अशोक ने पशु बलि की निंदा किया है। द्वितीय जो शिलालेख है उसमें अशोक ने पशु और मनुष्य दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। वहीं तीसरा जो शिलालेख है, इसमें उन्होंने अपने जो उसके राजकीय अधिकारी होते थे उससे आदेश दिया था कि वह हर पाँचवें वर्ष जो है अपने राज्य का दौरा करे और वहाँ की समस्या को देखे। वहीं चौथा जो शिलालेख है उसमें अशोक ने धम्म घोष की घोषणा किया था। वहीं पांचवा जो शिलालेख में उसमें अशोक ने पांचवें शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति का चर्चा किया है। वहीं छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दिया है। सातवां और आठवां अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। वहीं 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। वहीं 10वें शिलालेख में क्या चीज़ का वर्णन है, तो 10वें शिलालेख में उन्हें यह आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा जनता का सोचे। वहीं 11वें जो शिलालेख है उसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा है। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा 12वें शिलालेख में। और 13वें शिलालेख में हम लोग जानते हैं कलिंग युद्ध की चर्चा है। और 14वां जो शिलालेख में उन्होंने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों को भूमि दान किस शासकों ने प्रारंभ किया था। तो ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमि दान या किस शासकों के द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो सातवाहन शासकों के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमि दान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय जो प्रमाण है वह सातवाहनों के जो अभिलेख है वह है नाना घाट अभिलेख। कौन सा अभिलेख? नाना घाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव जो है दान में देने का उल्लेख है। वहीं सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। क्या थी? प्राकृत। और लिपि पूछा जाए तो ब्राह्मी। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि जो है उसकी राजकीय लिपि थी। वहीं सातवाहन की अगर बात करें तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था, तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। किसने किया था? सिमुक ने किया था, सुशर्मा की हत्या करके। किसकी हत्या करके? सुशर्मा की हत्या करके। कण्व वंश का जो अंतिम शासक था सुशर्मा, कण्व वंश का, उसकी हत्या करके सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में जो है इसकी जो है स्थापना किया था। और इसकी राजधानी कहाँ बनाया था? प्रतिष्ठान। कहाँ राजधानी बनाया था सातवाहन की? प्रतिष्ठान इसकी राजधानी बनाया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, शक राजा अपने आप को क्या कहते थे। तो शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यूनानी के बाद भारत में कौन आए थे? शक आए थे। सबसे पहले आए थे हिंद यूनानी, उसके बाद शक आए थे। शक के बाद पल्लव आए थे। उसके बाद जो है कुषाण आए थे। कौन आए थे? कुषाण आए थे। शक की बात करें तो शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और पाकिस्तान में अलग अलग भागों में था। पहली शाखा अफगानिस्तान और दूसरी शाखा पंजाब में थी। शक का जो राजा था उसमें जो है
मऊ जो है इसका एक राजा था। शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के? मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में वह भारत आए थे। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व 58 ईसा पूर्व BC में जो है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। कौन सा? विक्रम संवत। शकों को पराजित किसने किया था? तो विक्रमादित्य ने। किसने किया था? विक्रमादित्य ने। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा में सबसे लंबे अरसे तक शासन किया था। जो कहाँ? पश्चिम भारत की जो शाखा थी उन्होंने सबसे लंबे अरसे तक जो है किया था। शक का अगर सबसे प्रतापी राजा पूछा जाए तो वह था रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम इन्होंने सुदर्शन जो झील था, सुदर्शन झील, उसका जीर्णोद्धार करवाया था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। और किसका? संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। और इसने एक अभिलेख है गिरनार अभिलेख। कौन सा अभिलेख? गिरनार अभिलेख। संस्कृत भाषा में ये सबसे बड़ा अभिलेख है। इसका संबंध भी इसी रुद्रदामन प्रथम से था। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है कुषाण वंश का, यहाँ कुषाण के लिए, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। कौन था? वासुदेव इसका अंतिम शासक था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पल्लव के बाद हम लोगों ने देखा कुषाण आए। कौन आए? कुषाण आए। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। कौन था? कनिष्क। कनिष्क जो है सबसे प्रतापी राजा था। कुजुल कडफिसेस या कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है। कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है कुजुल कडफिसेस। और सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क जो 78 ईस्वी में, कब? 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और गद्दी पर बैठे इन्होंने शक संवत चलाया था। शक संवत चलाया था जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बात करें कनिष्क, तो कनिष्क के दरबार में नागार्जुन विद्वान थे। कौन थे? नागार्जुन विद्वान थे। वसुमित्र रहते थे, महाचेत रहते थे, पार्श्व रहते थे। ये सारे कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार। हम लोग जानते हैं कनिष्क के दरबार में चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति। और रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर रखने वाला जो है प्रसिद्ध शासक यही कनिष्क था। उन्होंने सिल्क मार्ग पर जो है नियंत्रण किया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो संगम युग में जो है 3 संगम हुए थे। उसमें पूछ रहा है द्वितीय जो संगम हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था कपाटपुरम में। कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसकी अध्यक्षता किया था अगस्त ने। किसने किया था? अगस्त ने इसकी अध्यक्षता किया था। प्रथम जो संगम हुआ था वह हुआ था मदुरई में। कहाँ हुआ था? मदुरई में प्रथम संगम हुआ था। और इसकी अध्यक्षता भी अगस्त ने किया था। किसने किया था? अगस्त ने किया था। वहीं तीसरा जो संगम हुआ था वह भी हुआ था मदुरई में। कहाँ हुआ था? मदुरई में। और इसकी अध्यक्षता किया था नकीरर ने इसकी अध्यक्षता किया था। इससे जो है क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं तो ये तोकलापियम जो तमिल व्याकरण है उसकी रचना जो है द्वितीय संगम में किया गया था। कब किया गया था? द्वितीय संगम में तोकलापियम की रचना किया गया था। और जिसके रचनाकार थे तोल्कापियर। कौन थे? तोल्कापियर इसके रचनाकार थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पे युद्ध हुआ था? तो वह हुआ था नर्मदा नदी के तट पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नर्मदा नदी के तट पे हुआ था जिसमें हर्षवर्धन की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। पुलकेशिन द्वितीय से ये पराजित हो गए थे। बात करें हर्षवर्धन तो यह पुष्यभूति वंश के जो है शासक थे। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति थे। और इसकी राजधानी थी थानेश्वर। कहाँ इसकी राजधानी थी? थानेश्वर इसकी राजधानी थी। हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन के समय में ही चीनी यात्री था हैन स्वांग, यह जो है हैन स्वांग, यह भारत आया था। किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में। हैनसांग इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बात करें हर्षवर्धन तो हर्षवर्धन ने चीन अपने दूत भेजे थे 641 ईस्वी में। कब?
641 ईस्वी में जो है दूत भेजे थे चीन। हर्षवर्धन ने कश्मीर के शासक से बलपूर्वक बुद्ध के दांत के अवशेष प्राप्त किए थे। कश्मीर के शासक से। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध शाखा की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वहीं हर्ष के समय में प्रयाग में, कहाँ, प्रयाग में हर 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था, और इसके 6ठे समारोह में हर्ष हेंसवांग शामिल हुआ था। वानभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। कौन? वानभट्ट। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी था कांची। कहाँ थी? कांची, कांचीपुरम या कांची। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पल्लव वंश की बात करें तो इसकी स्थापना किया था सिंह विष्णु ने। पल्लव वंश की स्थापना यानी संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। इन्होंने यह शासक बना था 575 ईस्वी में। कब? 575 ईस्वी में। और इसकी राजधानी कहाँ थी? कांची। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कौन सा धर्म का? वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कृतार्जुनीयम के लेखक भारवी, जो भारवी थे, भारवी या श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? श्री विष्णु के दरबार। पल्लव वंश की अगर और शासक की बात करें जिसमें महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन द्वितीय प्रमुख हैं। महाबलीपुरम में एकांश मंदिर जिसे रथ का मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रथ का मंदिर। इसका निर्माण यही पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है रथ, महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण कराया था। यही नरसिंह वर्मन ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो वटापी कोंड, वटापी कोंड और महामल की उपाधि धारण किया था। चलिए बढ़ते आगे। अच्छा, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर? मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण ये कराया था नंदी वर्मन द्वितीय ने। नंदी वर्मन द्वितीय ने जो है कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। और कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण भी जो है पल्लव शासक नहीं कराया था। कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राज प्रथम ने करवाया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसने कराया था? राज प्रथम ने करवाया था। राज प्रथम यह चोल वंश का शासक था। बात करें चोल वंश तो इसके संस्थापक थे विजयालय। कौन थे? विजयालय जो है इसके संस्थापक थे, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तंजौर या तंजावुर। तंजौर या तंजावुर। विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण किया था? नर केसरी। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। नर केसरी की उपाधि धारण किया था विजयालय ने। किसने? विजयालय ने। तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने प्रातक प्रथम को पराजित किया था, और इस युद्ध में प्रातंक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया था। राज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पे आक्रमण किया था और उसके कुछ भाग को जीता था। उसके बाद राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका को जीता था और ये सबसे जो है प्रसिद्ध शासक थे चोल वंश का। इन्होंने जो है कौन सी उपाधि धारण किया था? गंगेकोंड चोलपुरम। गंगेकोंड चोल की उपाधि किसने धारण किया था? राजेंद्र प्रथम ने धारण किया था। बंगाल के पाल वंश का शासक था महिपाल को पराजित करके। वहीं बात करें राजेंद्र द्वितीय, तो इसे जो है प्रकेसरी के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र द्वितीय को प्रकेसरी के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें तो चोल वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था? अंतिम शासक, तो इसका अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय। कौन था? राजेंद्र तृतीय जो है इस वंश का अंतिम शासक था। चोल वंश स्थानीय स्वशासन जो है के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? चोल वंश। ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चोल काल में भूमि कर कितना होता था? 1/3। कितना होता था? 1/3 होता था। पढ़ते हैं आगे।
प्रश्न है, कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे तेलेब द्वितीय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? तेलेब द्वितीय कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे। और इसकी राजधानी, कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी मान्यखेत था। कहाँ था? मान्यखेत। चालुक्य वंश जो कल्याणी के प्रमुख शासक थे उसमें तेलेब प्रथम, तेलेब द्वितीय, विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर प्रथम द्वितीय, तेलेब तृतीय, सोमेश्वर तृतीय और विक्रमादित्य षष्ठम, ये जो है इसके प्रसिद्ध शासक थे। वहीं बात करें विल्हन एवं विज्ञानेश्वर, विक्रमादित्य छठे जो थे इसके दरबार में रहते थे विल्हन और विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा हम लोग जानते हैं विज्ञानेश्वर की प्रसिद्ध कृति है। किसके दरबार में रहते थे? तो विक्रमादित्य छठे के दरबार में रहते थे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने करवाया था? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था गोपाल ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह पाल वंश का शासक था गोपाल। यह पाल वंश का शासक यानी पाल वंश का संस्थापक भी था। 750 ईस्वी में इन्होंने पाल वंश की स्थापना किया था और इसकी राजधानी थी मुंगेर। कहाँ थी? बिहार का मुंगेर इसकी राजधानी थी। पाल वंश का सबसे महान शासक हुआ था धर्मपाल। कौन हुआ था? धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था धर्मपाल ने। कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें पाल वंश ने भी भाग लिया था। पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश, जिसमें जो है पाल वंश की तरफ से सबसे पहले यही शामिल हुआ था धर्मपाल। कौन शामिल हुआ था? धर्मपाल शामिल हुआ था। वहीं बात करें ओदंतपुरी जो है यह बौद्ध मठ का निर्माण, ओदंतपुरी के प्रसिद्ध जो बौद्ध मठ है उसका निर्माण देवपाल ने कराया था। किसने कराया था? देवपाल ने कराया था। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। 5 गांव दान में दिया था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक थे बालपुत्र देव, इनके अनुरोध पर। पढ़ते हैं। प्रश्न है, चौहान वंश की राजधानी कहाँ थी? तो शुरू में चौहान वंश की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाद में जो है इसकी अजय राज द्वितीय ने इसकी राजधानी अजमेर भी बना दिया था। कहाँ? अजमेर। बात करें चौहान वंश तो इसके संस्थापक थे वासुदेव। कौन थे? वासुदेव इसके संस्थापक थे। इसके प्रसिद्ध अगर राजा का, शक्तिशाली राजा की बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ विसल देव, जिन्होंने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किया था। विग्रहराज चतुर्थ विसल देव जी ने। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवाई पृथ्वीराज तृतीय का राज कवि था। चंद्रवाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना किया था। अच्छा, 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वह शुरू में एक विद्यालय था। शुरू में क्या था? एक विद्यालय था और यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनाया गया था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? तो कलचुरी वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? तो इसके संस्थापक थे कोकल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोकल जो है कलचुरी या चेदी वंश के संस्थापक थे, जिसकी राजधानी थी त्रिपुरी। कहाँ इसकी राजधानी थी? त्रिपुरी इसकी राजधानी थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा थे गांगेय देव। कौन थे? गांगेय देव, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। किसकी उपाधि? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। अच्छा, एक प्रसिद्ध कवि थे राजशेखर। कौन थे? राजशेखर। तो वह कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। यही कलचुरी वंश के दरबार में रहते थे राजशेखर। प्रश्न है, सती होने का पहला प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो सती होने का पहला प्रमाण, तो इसका आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार किसी का सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी, इसमें 510 ईस्वी में भानुगुप्त द्वारा निर्मित भानुगुप्त
भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है, जिसमें किसी भोजराज, कौन से भोजराज की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का सती होने का प्रमाण मिला है। तो कौन सा अभिलेख से? एरन अभिलेख से इसका प्रमाण मिला है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की प्रमुख विशेषताएं थी? तो यह गुप्त काल की प्रमुख विशेषता था, नगरों का क्रमिक पतन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी माना जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल की बात करें तो गुप्त वंश का संस्थापक थे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। जो इस वंश का सबसे पहला महान शासक था वह था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का महान शासक था, जिन्होंने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया था। और इन्होंने कौन सी उपाधि धारण किया था? महाराज धीराज। महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत किया था। गुप्त संवत की शुरुआत किया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त शासक बना था, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसे अश्वमेधकर्ता, विक्रमक और परम भागवत भी कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त। इसे कविराज भी कहा जाता है। क्या कहा था? कविराज। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। किसका उपासक था? विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत का बड़ा प्रेमी था और इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। कौन था? हरिसेन। पढ़ते हैं आगे। अच्छा, कुमारगुप्त जो गुप्त वंश का शासक था, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ था, जिन्होंने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील जो था उसका पुनरुद्धार करवाया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक था। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, कौन सा राजवंश का संबंध कश्मीर क्षेत्र से नहीं था? कह रहा कश्मीर क्षेत्र से कौन से राजवंश का संबंध नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कामरूप वंश। इसका संबंध कश्मीर से नहीं था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कारकेट वंश और उत्पल वंश और लाहौर वंश, ये तीनों वंश का संबंध कश्मीर क्षेत्र से था। किससे था? कश्मीर क्षेत्र से। कारकोट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे दुर्लभवर्धन। दुर्लभवर्धन जो है कारकोट वंश का संस्थापक था। इसका सबसे शक्तिशाली राजा था ललितादित्य मुक्तापीड। किस वंश का? कारकोट वंश का। कारकोट वंश का। कारकोट वंश के बाद उत्पल वंश हुआ और उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्धन को माना जाता है। किसे माना जाता? अवंती वर्मन को। किसे? अवंती वर्मन को। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना इसी अवंती वर्मन ने किया था। उत्पल वंश के बाद लोहार वंश आया। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज को माना जाता है। किसे? संग्राम राज को माना जाता है। इसकी पत्नी का नाम था सूर्यमती, जिन्होंने प्रशासन को सुधारने में इसकी सहायता किया था। लोहार वंश का शासक हर्ष जो था वह विद्वान, कवि और कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हन हर्ष का जो है आश्रित कवि था। कल्हन इसी हर्ष के समय में हर्ष के दरबार में रहते थे। कौन? कल्हन। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न, जयदेव एवं हालयुद्ध किसके दरबार में रहते थे? तो जयदेव और हालयुद्ध ये जो है किसके दरबार में रहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मण सेन की राजसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, गीत गोविंद के लेखक, और पवन दूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्त्र के लेखक हलायुद्ध रहते थे। ये हालयुद्ध नहीं, हलायुद्ध कर लीजिएगा। हलायुद्ध रहते थे। ये जो है लक्ष्मण सेन सेन वंश के शासक थे। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन को माना जाता है। सामंत सेन को माना जाता है, जिसकी राजधानी कहाँ थी? लखनौती नदिया इसकी राजधानी थी। सेन वंश का प्रमुख शासन में विजय सेन, वल्लभ सेन और लक्ष्मण सेन थे। वहीं विजय सेन ने देवपाड़ा में
प्रदूनेश्वर मंदिर जैसे शिव की विशाल मंदिर की स्थापना किया था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था लक्ष्मण सेन। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है गुर्जर वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुर्जर वंश का अंतिम शासक था यशपाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन था? यशपाल। बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश, तो इसका संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था मिहिर भोज। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज बना लिया था, कन्नौज बना लेता। यह विष्णु का उपासक था, यह विष्णु का उपासक था। राजशेखर प्रतिहार वंश शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। कौन? राजशेखर महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। अच्छा, दिल्ली की जो स्थापना किया था तोमर नरेश अनंगपाल, इसका संबंध गुर्जर प्रतिहार वंश से था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो काकतीय वंश का संस्थापक था बीटा प्रथम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बीटा प्रथम को काकतीय वंश का संस्थापक माना जाता है, जिसकी राजधानी कहाँ हुआ करती? अम्नकोंड इसकी राजधानी था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था गणपति। कौन था? गणपति। गणपति ने अपनी राजधानी को वारंगल स्थापित कर लिया था, वारंगल स्थापित कर लिया था। इस वंश का, काकतीय वंश का अंतिम शासक था प्रतापरुद्र। प्रतापरुद्र जो है इस वंश का अंतिम शासक था। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है दत्तक पुत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? तो दत्तक सूत्र पुत्र हो गया है, यहाँ का लिए दत्तक सूत्र। दत्तक सूत्र पर टीका लिखवाने वाला जो गंग शासक था वह था माधव प्रथम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गंग वंश का संस्थापक था ब्रजहस्त पंचम। ब्रजहस्त पंचम यह गंग वंश का संस्थापक था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक जो है माना जाता है कोंकणी वर्मा को। कोंकणी वर्मा को जो है अभिलेख के अनुसार माना जाता है। गंगों की प्रारंभिक राजधानी थी कोलर, जिसे कुबलाव भी कहा जाता है। बाद में इसकी राजधानी हो गया तलकांड। कहाँ हो गया? तलकांड हो गया था। दोस्तों ये था इतिहास के टॉप 20 प्रश्न जो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमेशा एग्जाम में 1 ना 2 प्रश्न बनते ही हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए, लिखने का प्रयास कीजिए। दोस्तों वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।